नमस्कार। वैली ऑफ वर्ड्स का 5वां संस्करण है। हम लोग देहरादून में हैं। आप इस समय मुझे देख पा रहे हैं। मेरे साथ में एक बहुत मशहूर लेखिका हैं, अनुवादक हैं। उनसे मैं आपका तारुफ थोड़ा बाद में कराऊंगा, क्योंकि सुबह का सत्र हमारा चिल्ड्रन लिटरेचर पर आधारित था। ये सत्र हमारा अनुवाद पर आधारित है। तो भारतीय भाषाओं से हुए हिंदी में अनुवाद की कैटेगरीज पर हम इसमें बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं, पीएफसी वाओ अवार्ड्स के तहत हर साल 5 किताबें जो है नामित होती हैं हर श्रेणी के तहत, और आज जो इस श्रेणी में 5 किताबें नामित हुई उनमें हम 4 पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग दामोदर खड़से जी के साथ हमारा ये सेशन होगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि हम लोग उस हस्ती के बारे में बात करें जो आज से ठीक 5 रोज़ पूर्व इस दुनिया से चली गई। हिंदी की एक बहुत बड़ी लेखिका जिनका नाम है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने हिंदी में वो काम किया जो कि आमतौर पर उस दशक में उस आ, उस दौर में कम लेखक या लेखिकाएं कर पाईं। 1950-60 के दशक में जब वो लिख रही थीं तो उस समय स्त्रियां केंद्र में उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से मन्नू भंडारी उन्हें लाकर खड़ा करती हैं। बहुत कम लेखिकाएं उस समय लिख रही थी। मन्नू भंडारी उसमें एक बड़ा नाम थी। 1931 की उनकी पैदाइश रही और उसके बाद उन्होंने हमें बहुत आपका बंटी जैसा एक उपन्यास दिया। उसके अलावा उन्होंने यही सच है जैसी कहानी दी, जिस पर एक बेहद खूबसूरत एक फिल्म बनी जिसका नाम है रजनीगंधा। आप सब ने उसके बारे में ज़रूर सुना होगा, देखी होगी, नहीं तो उस कहानी को ज़रूर पढ़ा होगा। सबसे ख़ास बात उस कहानी की ये रही, मैं यहाँ जितने लोग हैं उनको बताऊँ, कि जब हम उस कहानी को पढ़ते हैं तो आमतौर पर हमारे हिंदी सिनेमा में एक नायक बीच में खड़ा होता है जिसे 2 नायिकाओं में से एक को चुनना होता है। पहली बार हिंदी सिनेमा में ऐसा हम लोग देख रहे थे। उस कहानी में हम लोग देख रहे थे नायिका बीच में खड़ी है, उसे 2 नायक में से एक को चुनना है, या तो पूर्व प्रेमी को चुनना है या वर्तमान प्रेमी को चुनना है। और कमाल की बात कि वो पूर्व प्रेमी के पास नहीं जाती है, वर्तमान प्रेमी के साथ रहती है, बोलती है यही सच है। तो उस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा, उस कहानी को आप ज़रूर पढ़िएगा, और आपका बंटी जैसी रचना को ज़रूर सुनिएगा। राजनीतिक प्रतिरोध और जिस दलित राजनीति की हम लोग बातचीत करते हैं उस पर आधारित एक उनका बेहद चर्चित एक उपन्यास है, उसको ज़रूर आप पढ़िएगा। तो मैं एक छोटा सा, हम लोग एक ट्रिब्यूट उनकी कहानी यही सच है से हम लोग आपके लिए यहाँ पर चला रहे हैं। 55 सेकंड का केवल एक वीडियो है, उसके माध्यम से हम मन्नू भंडारी को याद कर रहे हैं, उनकी उस कहानी को याद कर रहे हैं, उनकी शख्सियत को याद कर रहे हैं। आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बैराग कोल्ड कॉफ़ी के ग्लास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशीथ कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वो जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का। वो सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वो क्या सोच रहा है। रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की। ये मैंने कुछ समय पहले बनाया था और वाओ ने इसको इजाज़त दी यहाँ पर चलाने की, इसलिए आप अंत में इसमें मेरा नाम देख पा रहे होंगे। मेरी ही आवाज़ में ये मैंने एक छोटा सा अंश रिकॉर्ड किया था। तो मन्नू भंडारी को हमने याद किया, ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। मैं आज के सेशन को आगे बढ़ाता हूँ और सबसे पहला जो सेशन है वो है दामोदर खड़से जी के साथ, जिनसे साथ बात करेंगी प्रोफेसर जयवंती डिमरी। प्रोफेसर जयवंती डिमरी अंग्रेज़ी विभाग में प्रोफेसर रही हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, और द्विभाषी हैं। अंग्रेज़ी में लिखती हैं, हिंदी में लिखती हैं। बहुत सी रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया है हिंदी भाषा में। हिंदी में इनकी कहानी आप सबने पढ़ी होंगी, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो वो हमारे साथ में हैं। और दामोदर खड़से के बारे में मतलब कुछ भी कहना इस तरीके से होगा कि मैं अनुवाद के क्षेत्र में या एक लेखक को, मैं उस लेखक को परिचित करा रहा हूँ जिसे मुझे परिचित कराने की ज़रूरत नहीं है। राजभाषा के लिए, हिंदी के लिए, बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, बहुत कम लोगों ने वैसा काम किया है। बहुत सी कविताएं, कहानियां और रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। मराठी में एक बड़ा नाम है, मराठी से हिंदी भाषा में अनुवाद में एक बड़ा नाम है। और उनकी एक किताब मेरे पास में है, नौकर स्याही के रंग, ज्ञानेश्वर मूले जी ने लिखी है। वो खुद नौकरशाह रहे हैं
और ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्हीं के आधारित उन्हीं की पुस्तक है जिसका अनुवाद किया है। मैं अब इस चीज़ को बहुत आगे नहीं बढ़ाऊंगा और सीधे ये माइक थमाता हूँ जयवंती डिमरी जी को कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अंजुम। नमस्कार डॉक्टर खडसे। जैसा कि अंजुम जी ने कहा, आपका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं परिचय देना प्रारंभ करूंगी तो ये पूरा सत्र ही शायद उसमें निकल जाएगा। ये हम हिंदी पाठकों, लेखक और भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आपने एक इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक नौकरशाही के रंग, इसका आपने हिंदी में अनुवाद किया है। इससे पहले आप 25 पुस्तकों का अनुवाद कर चुके हैं, जिनमें आत्मकथा है, कविता है, कहानियाँ हैं, नाटक हैं। लेकिन ये जो पुस्तक है इन सब विधाओं से कुछ हटकर है और काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि इनमें इन बहुत सारी विधाओं का मिश्रण है। ये रिपोर्टाज है, इसमें संस्मरण है, इसमें कविताएं भी हैं और एक तरह से कहा जाए तो एक कहानी भी है। और अगर हम शीर्षक पर जाएं तो शीर्षक अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि हिंदी में जो परिचित शब्द है वो है नौकरशाही। तो यहाँ पर नौकरशाही ना होकर नौकरशाही है। और पुस्तक के अंत में जैसे कि लेखक ने कहा है कि ये नौकरशाही भी कहते हैं, और इस नौकरशाही को हाँ शाही में बदलना वो एक नौकरशाह की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप बताएं इस पुस्तक का आपके चुनाव की क्या प्राथमिकता रही है, और ये अनुवाद की जो आपकी यात्रा है इसके विषय में आप अपने विचार हमसे साझा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नौकरशाही के बारे में काफ़ी बातें पहले ही बता दी हैं और मुझे लगता है यही सारी बातें मुझे आकर्षित करती रही। विशेष रूप से मैंने उपन्यासों, कहानियों, कविताओं और आत्मकथाओं के विशेष रूप से अनुवाद किए हैं। और जैसा कि आपने कहा, इसमें तीनों चारों विधाएं एक साथ हैं। संस्मरण भी है, मोरे जी की आत्मकथा भी है, और जहाँ कहीं उन्होंने कविताएं रची हैं वे कविताएं भी उसमें हैं। और बहुत शिद्दत से उन्होंने उन सारी बातों को रेखांकित किया है जो विदेश सेवा को लेकर लोगों के मन में रहती हैं। एक कुतूहल होता है कि भारत से बाहर जो नौकरशाह काम कर रहे हैं उनके जीवन में और उनके अनुभवों में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और उससे वे किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारे मन में आकर्षण होता है कि जापान में या अमेरिका में या रूस में हमारे लोग जो राजभवनों में, वहाँ के दूतावासों में जो रह रहे हैं उनके अनुभव किस प्रकार हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभव इस पुस्तक के माध्यम से मैं पढ़ सका और मेरे मन में एक आकर्षण था कि इस प्रकार की एक सामग्री जो मराठी में है वह हिंदी पाठकों तक पहुँचे और हम जान सकें कि विदेशों में हमारे राजदूतावासों में जो काम होता है उसकी एक रूबरू जानकारी सभी लोगों को विस्तार से मिल सके। ये इस पुस्तक के चुनाव के पीछे मेरी मंशा संक्षेप में ये रही। अनुवादक के रूप में आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये अनुवादक का जो काम है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। इसमें मूल कृति की आपको मौलिकता बनाए रखते हुए अनुवादित कृति की पठनीयता को बरकरार रखना होता है, जो कि कोई आसान काम नहीं है। यद्यपि मराठी और हिंदी की जहाँ तक लिपि का प्रश्न है तो दोनों की समान लिपि है, देवनागरी लिपि। फिर भी प्रत्येक भाषा की प्रकृति, उसका व्याकरण, उसकी शब्दावली, उसके मुहावरे, उसका डिक्शन, ये सब अलग होते हैं। तो इसमें आपने किस तरह से इस कार्य को किया ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पर मैं मोटे तौर पर यह पूछना चाहूँगी कि इसमें कहाँ कहाँ पर अंतर होता है और अनुवादक के रूप में आपको कहाँ पर मराठी की शब्दावली और जो ये हम बातें कह रहे हैं इसमें और हिंदी में अंतर नज़र आता है। जैसा कि आपने कहा
कि लिपियां दोनों की एक हैं, शब्द भी बहुत से एक होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस बात का होता है कि शब्द एक होने के बावजूद उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे मराठी में यदि शिक्षा की बात की जाए तो वो हिंदी में मराठी की शिक्षा का अर्थ दंड होता है, जबकि हिंदी की शिक्षा का अर्थ मराठी में शिक्षण के रूप में होता है, एजुकेशन के रूप में होता है। ऐसी स्थितियों में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो, जैसे एक शब्द है राजीनामा। यदि हम देखते हैं कि उर्दू से आया हुआ ये शब्द मराठी में भी गया और हिंदी में भी गया है, लेकिन जब हिंदी में आता है तो वो कंसेंट के रूप में आता है, लेटर ऑफ कंसेंट के रूप में आता है, लेकिन जब मराठी की बात करते हैं तो ये त्यागपत्र के रूप में आता है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हैं तो एक, उनकी लिपि तो एक है और दूसरी तरफ उनकी वर्तनियां भी अलग अलग हैं। जैसे समिति यदि हम लिखते हैं तो हिंदी में टी ह्रस्व होगी, छोटी होगी, जबकि मराठी में वो दीर्घ होती है। तो इस प्रकार ये अनुवाद की जो चुनौतियां हैं ये दोनों भाषाओं में विशेष रूप से हमारे सामने उपस्थित होती हैं। अब इसमें तो ये जो पुस्तक है ये एक कहना चाहिए स्टैंडर्ड, एक मानक मराठी में लिखी हुई है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो क्षेत्रीय भाषा में मराठी में लिखी हैं, जैसे आंचलिक भाषा में लिखी गई हैं, और उन आंचलिक शब्दों को हिंदी के प्रति शब्द में ढालना बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना होता है। जैसे मैंने इसके पहले जो उपन्यास किया 12 मास, वो विदर्भ के किसानों के जीवन पर एक बड़ा उपन्यास है। उस उपन्यास को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला और वो पूरा उपन्यास मराठी की आंचलिकता को लिया हुआ है। आंचलिक शब्द हैं उसमें, और उन आंचलिक बोलचाल के शब्दों को हिंदी के शब्दों में ढालना, वनस्पतियों का, खेती किसानी का, औजारों का, बीजों का, और जो कृषि से संबंधित तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को स्थानीय शब्दों से उस उपन्यास को पूरा किया गया है। ऐसी स्थिति में जब हम अनुवाद करते हैं हिंदी में, तब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं कि हम उसको किसी हिंदी के आंचलिक क्षेत्र की बोली में या उपभाषा में ढालें, या एक मराठी की उपभाषा ये है, इसको मानक हिंदी में ढालें। इस प्रकार की बहुत सारी दुविधाएं हमारे सामने होती हैं। जैसे यदि हम फणेश्वरनाथ रेणु का कोई उपन्यास लेते हैं, उसको यदि मराठी में लाना है तो वो जिस प्रकार की दिक्कत आंचलिक शब्दों को लेकर है, इसी प्रकार की स्थिति मराठी के आंचलिक शब्दों के लिए हिंदी के मानक शब्दों का इस्तेमाल करना, शायद कहीं कहीं तो मुझे ऐसा भी अनुभव हुआ कि शब्दकोशों में भी इस प्रकार के शब्द उपस्थित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों से बातचीत कर और उसका पूरा ब्यौरा जानकर या लेखक से सीधे संपर्क कर उसका विवरण लेकर हम उसका हिंदी में समांतर शब्द ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य चुनौती तो इस प्रकार की है, क्षेत्रीयता की, आंचलिकता की, बोली की, और उस ग्रामीण क्षेत्र का यदि विवरण है, ब्यौरा है, तो उसको नई भाषा में, मतलब लक्ष्य भाषा में ढालने की चुनौती हमारे सामने होती है। जैसे अनुवाद कार्य जो है, जिसकी अगर हम शब्द रचना पर जाएं तो अनु मतलब वाद, तो ये वाद के बाद जो है इसकी प्रक्रिया होती है। और एक समय था कि जबकि अनुवादक को किसी प्रकार की मान्यता नहीं मिलती थी, जैसा कि हम देखते हैं हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं और उनका अनुवाद हुआ है, और हमें ये भी नहीं मालूम कि वो अनुवादक कौन थे। तो अनुवादक को बिल्कुल एक, जिसे कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे देखा जाता था। और एक तरह से प्रारंभिक दौर में अनुवाद का अर्थ हम शब्दांतर से ले सकते थे, लेकिन समय के साथ साथ और विशेषकर इस समय वैश्वीकरण की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन का माध्यम माना जा रहा है वो है अनुवाद, क्योंकि इस अनुवाद के द्वारा ही
विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न साहित्यों में, विभिन्न समाजों में एक प्रकार का जो हम कहते हैं कि एक कम्युनिकेशन हो रही है, एक संवाद बन रहा है। और उसमें फिर कितनी बार अनुवाद को हम कहते हैं कि ये एक अपने आप में जो है ये एक सृजनात्मक कार्य है। अंग्रेज़ी में जिसके लिए हम शब्द प्रयुक्त करते हैं ट्रांसक्रिएशन, तो बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी, जिसको हम मेथोडोलॉजी की जब बात करते हैं, अब तो ये अकादमिक क्षेत्र में अनुवाद का पूरा एक प्रश्न पत्र होता है, अनुवाद का पूरा एक उस पर चर्चा होती है। उसमें यह है कि प्रणाली, मेथोडोलॉजी, तो मेथोडोलॉजी में रूपांतरण भी है, शब्दांतरण भी है, भावांतरण भी है, और अब तो बहुत सही जो है एक गूगल ट्रांसलेशन की प्रक्रिया भी हमारे पास है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इनमें से किस प्रणाली को प्राथमिकता देंगे और आप किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दरअसल मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि मौलिक लेखन भी एक प्रकार से लेखक के विचारों और भावों का अनुवाद है। ये सही है कि वो मूल रूप से सोच रहा है और मूल रूप से अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। अब आगे चलकर हम देखते हैं इस प्रक्रिया में, तो शब्द तो एक प्रकार से वाहक हुए, संवाहक हुए या साधन हुए, चाहे वो मौलिक लेख हो या अनुदित हो। जब कोई सामग्री पूरी तरह से किसी विधा में तैयार हो जाती है, तब उसे दूसरी भाषा तक पहुंचाने के लिए अनुवादक के पास स्रोत भाषा की संस्कृति, उसकी भावात्मक स्थितियां, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य भाषा तक उस बात को पहुंचाना होता है। लक्ष्य भाषा की संस्कृति के साथ उसको जोड़ना होता है। अब अनुवाद करते समय एक शब्द के लिए यदि दूसरा शब्द हम तय करते हैं, तो दूसरा शब्द अनुवाद का जो है वो अनुवाद के लिए साधन के रूप में है, लेकिन दरअसल जो विचार या भाव है उसको वहां तक पहुंचाने का काम यह शब्द दूसरी भाषा का कर रहा है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का अनुवाद कहार का काम कर रहा है, डोली में बैठाकर शब्दों को दूसरी संस्कृतियों के साथ ले जा रहा है। या दूसरे शब्दों में कहें कि अनुवाद एक प्रकार का पुल है, सेतु है, और इस सेतु के माध्यम से एक किनारे से दूसरे किनारे, एक भाषा से दूसरी भाषा में भावों का, विचारों का, संदेशों का संचरण हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, जैसा आपने कहा कि ये क्या केवल शब्दों तक सीमित है या भाव प्रधान है, या इसको आप दूसरे ढंग से अपनी भाषा में व्यक्त करने की स्थिति में रहते हैं, जहां तक मेरा सोचना है कि अनुवाद में न कुछ छोड़ा जाए न कुछ जोड़ा जाए। केवल शब्दानुवाद भी न हो, वो भावों को पूरी तरह से ढो सके, उस भाव को दूसरे किनारे पहुंचा सके, इसके लिए उसी प्रकार के सटीक शब्दों का उपयोग होना चाहिए। शब्दशः अनुवाद या शब्दानुवाद करने से कहीं कहीं भावों की आत्मा को तकलीफ होने की संभावना है, और जो मूल लेखक कहना चाहता है उस मूल लेखक के विचारों को वहां तक पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है, भाव शायद वहां तक न जाए। इसलिए ऐसा लगता है कि शब्द भी रहें और भाव भी रहें। शैली भी महत्वपूर्ण स्थिति होती है। बिना शैली के किसी विचार को, किसी मंतव्य को, किसी संदेश को हम रोचकता से परिपूर्ण नहीं पाते। हर कवि, लेखक, साहित्यकार की अपनी शैली होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि केवल एक परिच्छेद पढ़ लेने पर ही हमें पता चल सकता है कि ये किस लेखक ने लिखा होगा। ये शब्दावली, ये लिखने के तौर तरीके
ये शैलियाँ, ये व्यक्त करने की उसकी धारणा किस प्रकार की है, ये केवल उस परिच्छेद को पढ़ने मात्र से मालूम हो सकता है। इतनी यदि स्थितियां किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रक्रिया से परिपूर्ण है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शैली का अनुवाद भी होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि दो पंक्तियों के बीच शब्द नहीं होते, लेकिन भाव होते हैं, और उन दो पंक्तियों के बीच जो भाव होते हैं, उनका प्रभाव शब्दातीत होता है। बेहतर ये होगा, श्रेष्ठ अनुवाद ये होगा कि उन दो पंक्तियों के बीच छिपे हुए अशब्द भावों को भी अनुवादक उतनी ही शिद्दत के साथ, तीव्रता के साथ और उसके भावपूर्णता के साथ वो दूसरी भाषा में ला सके। तो इस प्रकार के शब्दों की, भावों की और संक्षेपीकरण की, या कह लीजिए आप दूसरे कई शब्द इसके लिए हैं, रूपांतरण की, भाषांतरण की, ये सारी बातें अपनी जगह होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि शब्दों की रक्षा भी हो और भावों की महारक्षा हो। शब्द भावों को आगे पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन भाव के चलते हम किसी लेखक की शैली पर आघात नहीं कर सकते। हमें उसके शब्दों की, उसके शैली की, विचारों की, भावों की, इन सभी की रक्षा करते हुए नए शब्द, नई भाषा तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है। तो मुख्य रूप से ये बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आपने बहुत ही विस्तार में और बहुत अच्छी तरह से ये बताया है, जिसे कि आजकल हम एक कल्चरल ट्रांसलेशन कह रहे हैं, कि जब एक हम अनुवाद करते हैं तो एक पूरी संस्कृति को हम जो है दूसरे पाठक तक, जिसको लक्ष्य भाषा में जो है उसमें हम संप्रेषित करते हैं। और क्योंकि इसके लिए द्विभाषी होना बहुत आवश्यक है, और क्योंकि आपका हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं पर बड़ा समान अधिकार है, तो इसलिए ये आप बड़ी बखूबी कर पाए हैं। और बल्कि जब मैं ये पुस्तक पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में यही बातें आ रही थी कि कुछ शब्द हैं जो कि हिंदी में कम प्रचलित हैं, लेकिन वो इतने सुंदर शब्द हैं, और मुझे यही लग रहा था कि अनुवाद के द्वारा किस तरह से हम अपने शब्दकोशों को का विकास कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं और उनको अंग्रेज़ी में अब जो है वो स्वीकृत हो चुके हैं। उसी प्रकार खैर हिंदी में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अंग्रेज़ी के जो शब्द हैं उनका हम हिंदीकरण कर रहे हैं। तो हमारी ये क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाओं की समृद्धि और विकास के लिए मैं सोचती हूँ कि ये अनुवाद बहुत बड़ा सेतु है, और इसके द्वारा हम अपने साहित्य को ही समृद्ध नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके शब्दकोश को भी बहुत समृद्ध करेंगे। दामोदर जी, आप स्वयं एक लेखक हैं, और आपका रचना जो संसार है वो तो बहुत विस्मृत करता है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कभी आपको ये दुविधा नहीं होती कि जितना काम मैं अनुवाद में लगा रहा हूँ उतने में मैं एक अपनी स्वयं की रचना कर लूँ, क्योंकि एक तरफ एक लेखक और एक तरफ एक अनुवादक, इन दो का कहीं पर क्या आपका द्वंद्व नहीं होता है? आपने एक मुझे आज सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अभी तक तो दुविधा नहीं थी। दरअसल होता ये है कि जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक अनुवाद की पुस्तक करते करते हम अपनी कुछ अधिक रचनाएं कर सकते हैं, कभी कभी तो लगता है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कुछ कृतियां इतनी प्रभावित करती हैं, आपसे इतना संवाद करती हैं, और इतना प्रभावित होने के बाद ऐसा लगता है कि ये हिंदी में आए, ये कविता हिंदी में आनी चाहिए, ये उपन्यास हिंदी में आना चाहिए। ये बात आती है और मन में आता है कि अपना काम भी हम करें, और जो बहुत पसंद आती है पुस्तक उसका हम अनुवाद भी करें।